गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति में आज हम केपलर के प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड लॉज का स्टडी करेंगे। और जो पाथ होता है प्लैनेट का, तो वो डिपेंड करता है सेंट्रिसिटी पर, तो हम उसके भी कंडीशंस देखेंगे और उनके डिफरेंट पाथ्स की भी स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लिए 3 लॉज दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसकी नाभि पर सूर्य स्थित होता है। इसका मतलब कि सोलर सिस्टम में जब प्लैनेट्स सन के चारों ओर मोशन करते हैं, तो उनकी जो पाथ होता है उनका, वो क्या होता है, एलिप्टिकल होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और उस दीर्घ वृत्त की जो नाभि होती है या केंद्र होता है, वो किस पर होता है, सूर्य के ऊपर होता है। तो सूर्य के चारों ओर सभी प्लैनेट्स दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब जो कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स होती है, उसके लिए हम इसको क्या मान सकते हैं, जब आप किसी भी वेरिएबल को डिराइव करते हैं, तो इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा को हम सिंप्लीफिकेशन के लिए सर्कल मोशन, एक वृत्त में मान लेते हैं। बाकी एक्चुअलिटी में ये क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है। सेकंड लो देखिए, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल नियत रहता है। इसके बारे में हमने जब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था, तो इसके बारे में भी पढ़ा था कि जो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा है, अगर उसका पर सेकंड आप उसके द्वारा जितना एक्वायर्ड रीजन है या क्षेत्रफल है, उसका अगर पर यूनिट टाइम पे उस क्षेत्रफल की वैल्यू निकालेंगे, तो वो समय के साथ नियत रहती है। उसकी वैल्यू होती है हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी होती है, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। और पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो हम इसे कर देंगे डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो क्वांटिटी है आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा ओवर डी टी, ये नियत रहती है। यह केपलर का सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि कक्षीय गति में ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग, टी स्क्वायर, ग्रह की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष एक एक घन के अनुक्रमानुपाती होता है। जब प्लैनेट कक्षीय गति कर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड है टी, जिसे आवर्तकाल भी कह सकते हैं, तो ये आवर्तकाल का वर्ग टी स्क्वायर जो होता है, वो दीर्घ वृत्त की जो दीर्घ वृत्तीय कक्षा में प्लैनेट मोशन कर रहा है, तो इस दीर्घ वृत्त की कक्षा में जो अर्ध दीर्घ अक्ष होती है, सेमी मेजर अक्ष, दो तरह की एक्सेस होती हैं। एक तो होती है दीर्घ अक्ष, एक होती है लघु अक्ष। लघु अक्ष को हम बी से डिनोट करते हैं, दीर्घ अक्ष को ए से डिनोट कर रहे हैं। तो इस दीर्घ अक्ष का जो हाफ होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष को हम ए कहते हैं। जब एक सर्कल में जो डायमीटर होता है, जब रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ पर जो दीर्घ अक्ष का डबल तो हम 2a लेंगे, और अर्ध दीर्घ अक्ष को हम a से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है a क्यूब के। तो ये 3 लॉज केपलर ने दिए थे सोलर सिस्टम्स में प्लैनेटरी मोशन के लिए। अब देखिए, इन केपलर्स के नियम से हम न्यूटन के जो कंक्लूजन्स हैं उनको भी डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कि हमने माना कि एक ग्रह का द्रव्यमान m है, जो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है। ग्रह का द्रव्यमान इसमें m लिया है। जो रेडियस हमने जो मानी है कि वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, हमने यहाँ पे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा नहीं ली है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसे वृत्ताकार मान लिया अप्रोक्सीमेट। और जो वेलोसिटी है प्लैनेट की, वो है v। अब वृत्ताकार कक्षा के लिए अर्ध दीर्घ अक्ष की वैल्यू है a, और कक्षा की त्रिज्या r, दोनों इक्विवेलेंट होंगी। अतः केपलर के तृतीय नियम से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हमने के को ले लिया, कैपिटल के। यदि हमने माना कि ग्रह का कोणीय वेग ओमेगा हो, तो ओमेगा की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई टी। ओमेगा स्क्वायर होगा हमारा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, जिससे ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे के आर क्यूब। तो वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की 4 पाई स्क्वायर ओवर के आर क्यूब। इसलिए ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ। तो प्लैनेट्स जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों तरह के बल लगते हैं। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगता है, अपकेंद्रीय बल केंद्र के बाहर की तरफ लगता है, जिससे कि जो पाथ है
वो नियत बना रहता है, एक बाइंड अप रहते हैं प्लैनेट्स, या जैसे हम एटम्स की बात करते हैं वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के चारों न्यूक्लियस के चारों ओर एक निर्धारित पथ पे गति करते हैं। इसी तरह यही कंसेप्ट प्लैनेट्स पे भी लागू होता है कि प्लैनेट्स में भी जो फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू हम निकालेंगे, एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई स्क्वायर ओवर के आर क्यूब इंटू एम, और आर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा आर, तो आर स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा। अतः केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। देखिए कि ग्रह पर अभिकेंद्रीय बल सदैव ग्रह से सूर्य की दिशा में लगता है, कि जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है वो केंद्र की तरफ होती है, और केंद्र पे क्या है, यहाँ पर सूर्य है, तो प्लैनेट से सूर्य की तरफ की डायरेक्शन होगी अभिकेंद्रीय बल की। सेकंड है कि यह बल सूर्य से ग्रह की माध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि f की वैल्यू क्या आ रही है 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के आर स्क्वायर, तो f यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो देखिए थर्ड कंक्लूजन है कि यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की। न्यूटन ने इन नियमों को व्यापक रूप देते हुए कहा कि यह बल केवल सूर्य तथा ग्रहों के मध्य नहीं अपितु ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंडों या कणों के मध्य लगता है। तो जैसे मैंने बात करी कि सबसे छोटी एंटिटी पदार्थ की क्या होती है, एटम। तो एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर सेम यही नेचर होता है बल का। तो न्यूटन ने केपलर के नियमों का यूज करते हुए ये निष्कर्ष निकाले कि ब्रह्मांड में उपस्थित यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, सभी में यह बल विद्यमान रहता है। नेक्स्ट देखिए गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन सामान्य हल। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के बतौर ले रहे हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम लेते हैं, कंसीडर करें, तो इसमें जो केंद्रीय बलों के अधीन गति थी उसके हमने समीकरण निकाले थे, उनके सामान्य हल हम लेते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें हमने फोर्स की नेचर क्या ली है, गुरुत्वीय बल को हमने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया है। तो देखिए केपलर का द्वितीय नियम जो क्षेत्रीय वेग की स्थिरता का नियम है, पिंड के कक्षीय गति में कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का प्रतिफल होता है। ये हमने देखा था कि जब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हमने डिराइव किया था तो वहाँ पर उसी का यूज़ करके हमने केपलर के सेकेंड लॉ को भी डिराइव किया था। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड लॉ गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया से संबंधित केंद्रीय बल का प्रतिफल होता है तथा सभी शांक या कॉनिक सेक्शंस वाली कक्षाओं पर लागू होता है। तो सिंस वी नो कि गुरुत्वीय बल की नेचर क्या होती है, एफ आर इक्वल्स टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये आकर्षण प्रकृति का बल होता है कि हर एक पिंड जो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में होता है, पृथ्वी का केंद्र उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया है। के यहाँ पर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है, पिंड को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा की दूरी है, और आर कैप यहाँ पर माइनस आर कैप को व्यक्त कर रहा है, माइनस साइन इसी के साथ इंक्लूड होता है। यह एकांक सदिश है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। यहाँ केंद्रीय बल आकर्षण प्रकृति का है कि एक धनात्मक नियतांक है, इसलिए केंद्रीय बल के अधीन गतिशील कण या पिंड के पथ का समीकरण जो हमने पिछली क्लास में इक्वेशंस निकाली थी, गतिशील कण के पथ का समीकरण हमने निकाला था, उसी को यूज़ किया है यहाँ पर। d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस एम ओवर जे स्क्वायर यू स्क्वायर एफ 1/u। यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इक्वेशन है, u की वैल्यू 1/r है, और जो फोर्स है वो हमने यहाँ पर क्या माना है, गुरुत्वीय बल माना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, सिंस ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 से, सिंस एफ आर की वैल्यू क्या है, माइनस के ओवर आर स्क्वायर, तो एफ 1/u की वैल्यू हो जाएगी, आर की जगह हम 1/u पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के यू स्क्वायर। इसको हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई के एम अपॉन जे स्क्वायर। एफ 1/u की जगह हम रख देंगे माइनस के यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा के एम अपॉन जे स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हमने ले दिया। यदि इक्वेशन 2 में हम u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर को साई पुट कर दें, देखिए यहाँ पर बहुत चीज़ें हमको माननी पड़ेंगी और बहुत चीज़ें वेरिएबल्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा
हमको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर u इक्वेशन नंबर सेकंड में u माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर को हमने साई मान लिया है, तो डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर के क्या हो जाएगा, डी टू साई ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे डी टू साई ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस साई इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। तो इसका जो हल होता है वो होता है साई इक्वल्स टू साई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। साई नोट और थीटा नोट दोनों ही अज्ञात है, तो इनकी वैल्यूज हमें निकालनी होगी। इसका अगर नेचर हमें जानना है, हल निकालना है, तो साई नोट और थीटा नोट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए u इक्वल्स टू क्या था, u इक्वल्स टू होगा साई प्लस एम के अपॉन जे स्क्वायर, एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस साई की वैल्यू हम पुट कर देंगे साई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। u की वैल्यू होती है 1/r इक्वल्स टू एम के अपॉन जे स्क्वायर, 1 प्लस कॉमन ले लिया हमने ये, तो 1 प्लस जे स्क्वायर साई नोट अपॉन एम के कोस थीटा माइनस थीटा नोट। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसका इन्वर्स हो जाएगी। और यहाँ पर हम अगेन दो चीज़ें मानते हैं कि जे स्क्वायर अपॉन एम के को तो हमने p मान लिया, और जे स्क्वायर साइन नोट अपॉन एम के को हमने एप्सिलॉन मान लिया। तो ये जो r की वैल्यू होगी इसको हम रख सकते हैं r इक्वल्स टू p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस थीटा नोट। यहाँ पर देखिए जब थीटा की वैल्यू चेंज होगी, थीटा इज़ अ वेरिएबल, थीटा की वैल्यू चेंज होगी उसी के साथ आर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट थीटास के लिए अगर हम आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो कहाँ पर आएगी, तो थीटा इक्वल्स टू अगर थीटा नोट पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आर की वैल्यू होती है p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। अब सिंस डिनोमिनेटर हाईएस्ट है तो आर की वैल्यू मिनिमम होगी। और इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर को हम मिनिमम कर दें तो वो कब होगा, जब कोस थीटा की वैल्यू माइनस हो। और कोस थीटा की वैल्यू माइनस कब होगी, जब थीटा इक्वल्स टू थीटा नोट प्लस पाई रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये आर की वैल्यू होगी p अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी डिनोमिनेटर की, और आर की वैल्यू मैक्सिमम देगा। इसी तरह अगर हम देखें कि थीटा में कोण पाई 2 पाई से परिवर्तन करते हैं तो पुनः वही अवस्था आ जाएगी जहाँ से स्टार्ट करा था, अगेन वहीं पहुँच जाएंगे। तो 2 पाई जो है वो एक रोटेशन को व्यक्त करता है, क्योंकि 2 पाई एंगल पूरा एक रोटेशन वहीं पहुँच जाता है जहाँ से स्टार्टिंग स्टेट थी। तो देखिए आता है कोण थीटा नोट पर स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। थीटा नोट पर जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसी में अगर हम 2 पाई ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, सेम स्टेट पहुंच जाती है। सरलता के लिए ध्रुवीय निर्देश तंत्र का इतना घूर्णन कर दें कि थीटा नोट इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर थीटा नोट को हम 0 कर दें तो आर की वैल्यू होगी p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। और ये इक्वेशन क्या होती है, ये एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है जिसका फोकस मूल बिंदु पर होता है। कॉनिक सेक्शन है, अब कॉनिक सेक्शन में एप्सिलॉन के ऊपर अगर हम कंडीशंस लगाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स को बताएगा। तो यही हमें देखना है कि एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज जैसे जैसे होगी वैसे वैसे ये जो कॉनिक सेक्शन है ये अलग अलग पाथ्स में चेंज हो जाएगा। तो एप्सिलॉन को हम इसकी सेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता कहते हैं, तथा p अपॉन एप्सिलॉन नाभि से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी होती है। अतः गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन गतिशील कण या पिंड का पथ शांक व परिच्छेद के रूप में होता है। तो देखिए इसमें उत्केंद्रता के बारे में हम देखते हैं। उत्केंद्रता की वैल्यू कंडीशन कब लगाएंगे, जब हमें वैल्यू का आइडिया होगा। तो अब हम निकालते हैं सेंट्रिसिटी की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए इक्वेशन 5 से ज्ञात होता है कि कॉनिक सेक्शन की आकृति या गतिशीलता कण के पथ उत्केंद्रता एप्सिलॉन पर निर्भर करती है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टोटल एनर्जी की वैल्यू का। एनर्जी की वैल्यू थी E इक्वल्स टू हाफ एम डी आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर प्लस यू। यहाँ पर यू पोटेंशियल एनर्जी है, जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर घूर्णन गतिज ऊर्जा है, हाफ एम डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा है। ये टोटल एनर्जी की वैल्यू को व्यक्त कर रहा है। सिंस हम ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड में बात कर रहे हैं तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू u की वैल्यू क्या होती है, -k अपॉन r। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अगेन देखिए जो टर्निंग पॉइंट थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट कर दें
इस पर r का मान न्यूनतम होता है और इस बिंदु पर पिंड के वेग का घटक dr/dt का मान 0 होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू का फर्स्ट जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए समीकरण 6 से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना में E इक्वल्स टू J²/2m r² मिनिमम लगाएंगे माइनस K/r मिनिमम, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 हो गई है। इसलिए कोनिक सेक्शन इक्वेशन में r मिनिमम की वैल्यू होगी P/1 प्लस एप्साइलन, क्योंकि कोस थीटा माइनस थीटा नोट और दोनों की वैल्यू 0 है तो वो वैल्यू 1 देगा हमें। तो यहाँ पर r मिनिमम की वैल्यू होगी P/1 प्लस एप्साइलन। इक्वेशन 8 को 7 में पुट कर देंगे और p की जगह हम पुट कर देंगे J²/mk। तो देखिए E की वैल्यू क्या होगी, mk²/2j², कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी होगी ब्रैकेट में एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस 2EJ²/mk² पावर हाफ। ये वैल्यू हमें दे रही है सेंट्रिसिटी की वैल्यू। अगर हमें इस इक्वेशन में E, J, M और K पता हो, नोन हो, तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण। अब हम एप्सिलॉन की वैल्यू पे कंडीशंस लगाएंगे कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो तो पथ का समीकरण क्या होगा, 0 हो तो क्या होगा, -1 हो तो क्या होगा, इस तरह से। तो हम जो पथ का समीकरण है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।